हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आर एच स्टोरीज 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं टार्जन ऑफ द एप्स का दूसरा भाग। अध्याय 5, सफ़ेद बंदर। काला ने बहुत प्यार से अपने नन्हे बच्चे की देखभाल की, लेकिन वो मनी मन इस बात से परेशान रहती थी कि ये बच्चा दूसरे बंदरों के बच्चों की तरह ताकतवर और फुर्तीला क्यों नहीं है। करीब 1 साल साथ रहने के बाद बच्चा मुश्किल से अपने पैरों पर चलना सीख पाया था। जहाँ तक पेड़ों पर चढ़ने का सवाल था, वो इसमें बहुत ही अनाड़ी और पीछे था। काला कभी कभी झुंड की दूसरी मादा बंदरों से अपने बच्चे के बारे में बात करती थी, लेकिन किसी को ये समझ नहीं आता था कि कोई बच्चा अपनी देखभाल करना सीखने में इतना सुस्त और पिछड़ा कैसे हो सकता है। हद तो ये थी कि वो खुद अपने लिए खाना तक नहीं ढूंढ पाता था, जबकि काला उसे पिछले 1 साल से। अगर उन बंदरों को ये पता चलता कि काला के पास आने से पहले वो बच्चा पहले की तरह 13 महीने का हो चुका था, तो वे उसे पूरी तरह बेकार मान लेते। उनके अपने कबीले के छोटे बंदर 2-3 महीनों में इतना कुछ सीख लेते थे, जितना ये छोटा अजनबी यानी इंसानी बच्चा 25 महीनों यानी लगभग 2 साल के बाद भी नहीं सीख पाया था। काला का पति टुबलाड इस बच्चे से बहुत चिढ़ा हुआ रहता था। अगर काला ने हर वक्त सावधानी न बरती होती तो टुबलाड उस बच्चे को कभी का मार डालता। वो कभी भी एक बड़ा और ताकतवर बंदर नहीं बन पाएगा, टुबलाड ने बहस की। तो मैं हमेशा इसे गोद में उठाकर चलना होगा, उसकी रक्षा करनी होगी। वो हमारे कबीले के किस काम आएगा? कुछ नहीं, वो बस एक बोझ बनकर रहेगा। उसने आगे कहा, उसे ये लंबी घास के बीच सोता हुआ छोड़ दो, ताकि तुम और भी शक्तिशाली बंदरों को जन्म दे सको, जो बुढ़ापे में हमारी रक्षा करेंगे। कभी नहीं, टूटी नाक वाले यानी टुबलाट, काला ने जवाब दिया। अगर मुझे उसे ज़िंदगी भर अपनी गोद में ढोना पड़े तो भी मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। तब टुबलाट ने राजा किरचक से कहा कि वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करे और काला को मजबूर करे कि वो उस बच्चे को उन्हें सौंप दे। उस बच्चे का नाम टार्जन रखा गया था, जिसका बंदरों की भाषा में मतलब था सफ़ेद चमड़ी वाला। लेकिन जब किरचक ने काला से इस बारे में बात की, तो काला ने धमकी दी कि अगर उन्होंने उसे बच्चे के साथ शांति से नहीं रहने दिया तो वो कबीला छोड़कर चली जाएगी। जंगल का ये अटूट नियम था कि अगर कोई अपने कबीले से खुश ना हो तो वो उसे छोड़ सकता है। क्योंकि काला एक सुंदर और मजबूत मादा बंदर थी, इसलिए वे उसे खोना नहीं चाहते थे, और उन्होंने उसे और परेशान नहीं किया। जैसे जैसे टार्जन बड़ा हुआ, वो काफ़ी फुर्तीला हो गया। जब वो 10 साल का हुआ, तब तक वो पेड़ों पर चढ़ने में माहिर हो चुका था। ज़मीन पर भी वो ऐसे कई हैरत अंगेज़ काम कर लेता था जो उसके बंदर भाई बहनों के बस की बात नहीं थी। वो कई मायनों में बंदरों से अलग था। वे अक्सर उसकी तेज़ बुद्धि और चतुराई देखकर हैरान रह जाते थे, लेकिन ताकत और कद में वो उनसे काफ़ी छोटा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि 10 साल की उम्र में वे विशाल बंदर पूरी तरह बढ़ चुके होते थे, और उनमें से कुछ तो 6 फीट से भी ऊंचे थे, जबकि छोटा टार्जन अभी भी एक बच्चा ही था। फिर भी वो लड़का बहुत ही प्यारा और फुर्तीला था। बचपन से ही वो अपनी माँ काला की तरह पेड़ों की टहनियों पर झूलने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करता था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, वो अपने बंदर भाई बहनों के साथ घंटों पेड़ों की ऊंची चोटियों पर यहाँ वहाँ झूलता रहता था। वह जंगल की डरावनी ऊंचाइयों पर एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक 20 फीट की लंबी छलांग लगा सकता था। वो तूफान में हिलती हुई टहनियों को भी इतनी सटीकता और फुर्ती से पकड़ लेता कि उसे कोई झटका तक नहीं लगता था। वो किसी गिलहरी की तरह तेज़ी से पेड़ों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ सकता था, और उतनी ही तेज़ी से शाखाओं के सहारे ज़मीन पर उतर आता था। भले ही वह सिर्फ 10 साल का था, लेकिन उसकी ताकत 30 साल के एक आम आदमी के बराबर थी। वो किसी भी मजे हुए खिलाड़ी से कहीं ज़्यादा फुर्तीला था, और दिन ब दिन उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी। इन खूंखार बंदरों के बीच टार्जन का जीवन बहुत सुखद था। उसे इसके अलावा किसी और दुनिया की याद नहीं थी। उसे ये भी नहीं पता था कि इस जंगल और यहाँ के जानवरों के बाहर भी कोई दुनिया हो सकती है। जब वो करीब 10 साल का हुआ, तो उसे एहसास होने लगा कि वह अपने साथियों से कितना अलग है। धूप में रहने के कारण उसका रंग गहरा भूरा हो गया था। अचानक उसे अपने शरीर को देखकर शर्म महसूस होने लगी, क्योंकि उसके पूरे शरीर पर बंदरों की तरह बाल नहीं थे। उसका शरीर किसी सांप या रेंगने वाले जीव की तरह बिल्कुल चिकना था। इस शर्म से बचने के लिए उसने एक बार अपने पूरे शरीर पर सिर से पैर तक मिट्टी मल ली, लेकिन मिट्टी सूख कर झड़ने लगी और उसे बहुत बेचैनी होने लगी। अंत में उसने तय किया कि इतनी परेशानी झेलने से बेहतर है कि वह अपनी इस कमी के साथ ही रहे। जिस पहाड़ी इलाके में उनका कबीला रहता था, वहाँ एक छोटी सी झील थी। यहीं पर टार्जन ने पहली बार अपना चेहरा साफ पानी में देखा था। गर्मियों के एक उमस भरे दिन वो और उसका एक चचेरा भाई यानी एक बंदर पानी पीने के लिए झील के किनारे गए। जब वे पानी पीने के लिए नीचे झुके, तो शांत पानी में दोनों के चेहरे दिखाई दिए। उस खूंखार और डरावने बंदर के चेहरे के ठीक बगल में एक ऊंचे खानदान के अंग्रेज़ लड़के का चेहरा था। टार्जन दंग रह गया। बिना बालों वाला शरीर होना तो बुरा था ही, लेकिन ऐसा चेहरा। उसे हैरानी हुई कि दूसरे बंदर उसकी ओर देख भी कैसे लेते। उसका वो छोटा सा मुंह और नन्हे सफ़ेद दांत,
अपने खुशनसीब बंदर भाइयों के बड़े होंठों और ताकतवर दांतों के सामने उसके दांत कितने मामूली लग रहे थे। उसकी छोटी सी पतली नाक तो उसे ऐसी लगी जैसे वह भूख से पिचक गई हो। जब उसने अपनी नाक की तुलना अपने साथी बंदर की खूबसूरत चौड़ी नाक से की तो वह शर्म से लाल हो गया। बंदर की नाक कितनी बड़ी और शानदार थी, जो उसके आधे चेहरे पर फैली हुई थी। बेचारे छोटे टार्जन ने सोचा, इतना सुंदर यानी बंदर जैसा होना कितना अच्छा होता। लेकिन जब उसने अपनी आंखें देखी तो उसे सबसे बड़ा झटका लगा। आंखों के बीच में एक भूरा धब्बा, फिर एक सिलेटी घेरा और चारों तरफ सफ़ेदी। उसे लगा ये तो बहुत डरावना है। सांपों की आंखें भी इतनी भयानक नहीं होती जितनी उसकी लग रही थी। वो अपने चेहरे की कमियां निकालने में इतना खो गया था कि उसने अपने पीछे लंबी घास के हिलने की आवाज़ भी नहीं सुनी। जंगल से कोई विशाल शरीर बहुत ही खामोशी से उसकी ओर बढ़ रहा था। उसके बंदर साथी को भी कुछ सुनाई नहीं दिया, क्योंकि वो मज़े से आवाज़ करते हुए पानी पी रहा था। उन दोनों से महज 30 कदम पीछे सैबोर नाम की एक विशाल शेरनी घात लगाए बैठी थी। वो अपनी पूँछ हिला रही थी। उसने बहुत सावधानी से अपना एक गद्देदार पंजा आगे बढ़ाया, फिर बिना कोई आवाज़ किए दूसरा पंजा। वो अपना पेट ज़मीन से सटाकर एक बड़ी बिल्ली की तरह दबे पांव अपने शिकार पर झपटने के लिए आगे बढ़ रही थी। अब वह उन दोनों अनजान साथियों से 10 फीट दूर थी। उसने अपने पिछले पैरों को शरीर के नीचे से कोड़ लिया और उसकी खाल के नीचे की मजबूत मांसपेशियां उभर आईं। वो ज़मीन से इतनी सटकर झुक गई थी मानो ज़मीन का ही हिस्सा बन गई हो। बस उसकी पीठ ऊपर की ओर उठी हुई थी, जो छलांग लगाने का इशारा दे रही थी। अब उसकी पूंछ बेलना बंद हो गई थी और पीछे एकदम सीधी खड़ी थी पड़ी थी। एक पल के लिए वो पत्थर की मूर्ति की तरह जम गई और फिर एक भयानक दहाड़ के साथ हवा में उछली। शेरनी साबौर एक बहुत चालाक शिकारी थी। किसी को लग सकता है कि छलांग मारते समय चिल्लाना बेवकूफ़ी है, क्योंकि बिना आवाज़ के शिकार पकड़ना ज़्यादा आसान होता। लेकिन साबौर जानती थी कि जंगल के जानवरों की फुर्ती और सुनने की शक्ति बहुत तेज़ होती है। उसके लिए घास के एक तिनके की रगड़ने की आवाज़ भी खतरे का बड़ा संकेत होती है। साबौर को पता था कि इतनी बड़ी छलांग बिना किसी शोर के लगाना नामुमकिन है। उसकी वह चीख कोई चेतावनी नहीं थी। वो तो अपने शिकार को डर के मारे सुन्न कर देने के लिए थी, ताकि जब तक वे संभलें उसके पंजे उनकी खाल में धंस चुके हों और बचने का कोई रास्ता न बचे। बंदर के मामले में साबौर का अंदाज़ा सही निकला। वो छोटा बंदर डर के मारे एक पल के लिए वहीं जम गया, और वही एक पल उसकी मौत की वजह बन गया। लेकिन टार्जन के साथ ऐसा नहीं हुआ। जंगल के खतरों के बीच रहते हुए उसने मुसीबतों का हिम्मत से सामना करना सीख लिया था। उसकी इंसानी बुद्धि बंदरों के मुकाबले बहुत तेज़ काम करती थी। जैसे ही साबौर की दहाड़ गूंजी, टार्जन का दिमाग और शरीर बिजली की तरह हरकत में आ गए। उसके सामने झील का गहरा पानी था और पीछे निश्चित मौत, नुकीले दांतों और पंजों वाली एक भयानक मौत। टार्जन को प्यास बुझाने के अलावा पानी से हमेशा नफरत थी। उसे पानी इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि उसे बारिश की ठंड और तूफान की याद दिलाता था, जिससे वो डरता था। उसकी माँ काला ने भी उसे झील के गहरे पानी से दूर रहने को कहा था, और वैसे भी कुछ ही हफ्ते पहले उसने छोटी बंदरिया यानी नीता को पानी में डूबते देखा था, जो फिर कभी लौट कर नहीं आई। टार्जन के तेज़ दिमाग ने दो खतरों में से छोटे खतरे को चुना। अभी साबौर की धाड़ पूरी तरह ख़त्म भी नहीं हुई थी और शेरनी अपनी छलांग आधी भी पूरी नहीं कर पाई थी कि टार्जन ने पानी में गोता लगा दिया। ठंडा पानी उसके सिर के ऊपर से बहने लगा। वो तैरना नहीं जानता था और झील बहुत गहरी थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। यही उसकी समझदारी थी जो उसे बंदरों से अलग बनाती थी। ऊपर आने की कोशिश में उसने तेज़ी से अपने हाथ पैर चलाने शुरू किए। किस्मत से वो बिल्कुल वैसे ही हाथ पैर मारने लगा जैसे कुत्ता तैरते समय मारता है। कुछ ही सेकंड में उसकी नाक पानी से बाहर आ गई। उसे समझ आ गया कि अगर वह इसी तरह हाथ पैर चलाता रहे तो न केवल वह डूबने से बच सकता है, बल्कि पानी में आगे भी बढ़ सकता है। अपनी इस नई कला को देखकर वह हैरान भी था और खुश भी, लेकिन उसके पास खुश होने का समय नहीं था। वो किनारे के साथ साथ तैरने लगा। उसने देखा कि वह शिकारी शेरनी यानी साबौर उसके छोटे बंदर साथी के मरे हुए शरीर पर कब्जा जमाकर बैठी थी। शेरनी टार्जन को बड़े गौर से देख रही थी। उसे लग रहा था कि टार्जन थक कर किनारे पर वापस आएगा, लेकिन टार्जन का वापस आने का कोई इरादा नहीं था। टार्जन ने जोर से चिल्लाकर अपने कबीले को मदद के लिए पुकारा। साथ ही उसने अपनी आवाज़ में एक चेतावनी भी जोड़ दी, ताकि बचाने आने वाले दूसरे बंदर अनजाने में शेरनी साबौर के जाल में न फंस जाएं। तुरंत ही जंगल के दूसरी ओर से जवाब आया। देखते ही देखते 40-50 विशाल बंदर पेड़ों के रास्ते तेजी से उस जगह पहुंच गए जहां वो हादसा हुआ था। सबसे आगे काला थी, क्योंकि उसने अपने प्यारे बच्चे की आवाज़ पहचान ली थी। उसके साथ उस छोटे बंदर की माँ भी थी, जो शेरनी के पंजों के नीचे मरा पड़ा था। भले ही शेरनी एक अकेली बंदर से कहीं ज़्यादा ताकतवर थी, लेकिन वो इतने सारे गुस्से में भरे बंदरों से लड़ना नहीं चाहती थी। वो नफरत से गुर्राई और झाड़ियों में कूदकर गायब हो गई। टार्जन तैरकर किनारे पर आया और फुर्ती से सूखी ज़मीन पर चढ़ गया। ठंडे पानी में नहाकर उसे जो ताजगी और खुशी महसूस हुई, उसने टार्जन को हैरान कर दिया।
उस दिन के बाद से टार्जन जब भी मौका मिलता झील या नदी में डुबकी लगाने का कोई अवसर नहीं छोड़ता था। काला को टार्जन की आदत समझने में काफ़ी समय लगा। हालांकि बंदर ज़रूरत पड़ने पर तैर सकते थे, लेकिन उन्हें पानी बिल्कुल पसंद नहीं था और वे कभी भी अपनी मर्जी से पानी में नहीं उतरते थे। शेरनी के साथ हुए उस रोमांचक अनुभव ने टार्जन को बहुत खुशी दी। उसकी रोज़ाना की ज़िंदगी बड़ी उबाऊ थी। बस खाना ढूंढना, खाना और सो जाना, ऐसे किस्से ही उसकी ज़िंदगी में नयापन लाते थे। टार्जन का कबीला जिस इलाके में रहता था वह समुद्र के किनारे करीब 25 मील और जंगल के अंदर 50 मील तक फैला हुआ था। वे लगातार इस इलाके में घूमते रहते थे। कभी कभी वे एक ही जगह पर महीनों रुकते, तो कभी पेड़ों के सहारे तेज़ी से चलते हुए कुछ ही दिनों में पूरा इलाका पार कर लेते थे। उनका घूमना, खाने की तलाश, मौसम और ख़तरनाक जानवरों के डर पर निर्भर करता था। हालांकि कई बार उनका राजा केरचक उन्हें लंबी यात्रा पर सिर्फ इसलिए ले जाता था क्योंकि वो एक ही जगह बैठे बैठे ऊब जाता था। रात में जहाँ अंधेरा होता वे वहीं सो जाते। वे ज़मीन पर लेटते और खुद को ढकने के लिए हाथी के कान जैसे बड़े पत्तों का इस्तेमाल करते। अगर रात ज़्यादा ठंडी होती तो दो तीन बंदा गर्मी के लिए एक दूसरे से चिपक कर सो जाते थे। टार्जन भी इतने सालों से हर रात अपनी माँ काला की बाहों में ही सोता आया था। इसमें कोई शक नहीं कि इस विशाल और डरावनी मादा बंदर को दूसरे कबीले यानी इंसान के इस बच्चे से बहुत प्यार था। टार्जन भी काला को उतना ही प्यार करता था जितना वो अपनी सगी माँ को करता अगर वो जिंदा होती। जब टार्जन बात नहीं मानता था तो काला उसे थप्पड़ भी मार देती थी, लेकिन वो कभी भी उसके साथ बेरहमी से पेश नहीं आई। डांटने के बजाय वो अक्सर उसे प्यार ही करती थी। काला का साथी टुबलाट टार्जन से बहुत नफरत करता था। उसने कई बार टार्जन को मारने या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की थी। टार्जन भी अपने इस सौतेले पिता को तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। जब भी वो अपनी माँ की बाहों में सुरक्षित होता या पेड़ की ऊंची पतली टहनियों पर होता तो वो टुबलाट को चिढ़ाता, मुंह बनाता और अपनी भाषा में उसका अपमान करता था। अपनी तेज़ बुद्धि और चालाकी के दम पर टार्जन ने टुबलाट को परेशान करने के लिए हज़ारों शरारतें की। बचपन से ही उसने लंबी घास को मोड़कर और बांधकर रस्सियां बनाना सीख लिया था। इन्हीं रस्सियों से वो अक्सर टुबलाट को गिराने या उसे किसी लटकती हुई टहनी में फंसाने की कोशिश करता था। खेल खेल में उसने रस्सियों में तरह तरह की गांठें और फंदे बनाना सीख लिया। वो और उसके छोटे बंदर भाई बहन इनसे अपना मन बहलाते थे। दूसरे बंदर भी टार्जन की नकल करने की कोशिश करते थे, लेकिन केवल टार्जन ही इस कला को खोजने और इसमें माहिर होने में सफल रहा। एक दिन खेलते समय टार्जन ने भागते हुए अपने एक साथी पर रस्सी फेंकी और उसका दूसरा सिरा हाथ में थामे रखा। अचानक वह रस्सी सीधे उस बंदर की गर्दन पर जा गिरी और झटके से वहीं रुक गया। टार्जन ने सोचा, वाह, ये तो बहुत बढ़िया खेल है। उसने तुरंत इसे दोबारा करने की कोशिश की और इस तरह बिना थके और बार बार अभ्यास करके उसने फंदा फेंकने की कला सीख ली। अब टुबलाट के लिए जीना दूभर हो गया था। चाहे वो सो रहा हो या कहीं चल रहा हो, दिन हो या रात, उसे कभी पता नहीं चलता था कि कब वो खामोश फंदा उसके गले में कस जाएगा और उसका दम घोट देगा। इस शरारत के लिए काला को सज़ा दी गई। टुबलाट ने बदला लेने की कसम खाई और राजा केरचक ने भी टार्जन को बहुत धमकाया, लेकिन सब बेकार रहा। टार्जन को किसी का डर नहीं था। टुबलाट को जब उम्मीद भी नहीं होती थी तभी वह मजबूत फंदा उसकी गर्दन पर आकर कस जाता था। बाकी बंदरों को टुबलाट की इस परेशानी को देखकर बहुत मज़ा आता था, क्योंकि टूटी नाक वाला यानी टुबलाट एक झगड़ालू और चिड़चिड़ा बूढ़ा बंदर था जिसे कोई पसंद नहीं करता था। टार्जन के नन्हे से दिमाग में अब कई नए विचार घूम रहे थे और इन विचारों के पीछे उसकी वह इंसानी बुद्धि थी जो उसे बाकी जानवरों से बहुत आगे ले जा रही थी। टार्जन ने सोचा कि अगर वह घास की बनी इन लंबी रस्सी से अपने साथी बंदरों को पकड़ सकता है तो वह शेरनी साबोर को क्यों नहीं पकड़ सकता। ये विचार उसके दिमाग में एक छोटे से बीज की तरह बैठ गया। वो लंबे समय तक इसके बारे में सोचता रहा, जब तक कि उसने इसे हकीकत में बदलकर एक महान काम नहीं कर दिखाया। लेकिन ऐसा उसकी ज़िंदगी के आने वाले सालों में हुआ। अध्याय 6, जंगल की लड़ाई। बंदरों का कबीला अक्सर घूमते फिरते उस छोटे से समुद्री तट के पास बनी अकेली और बंद झोपड़ी के नज़दीक पहुंच जाता था। टार्जन के लिए वो झोपड़ी हमेशा से एक अनसुलझी पहेली और खुशी का जरिया थी। वो खिड़कियों के पर्दों के बीच से अंदर झांकने की कोशिश करता या छत पर चढ़कर चिमनी के काले छेद में नीचे देखता। वो उन मजबूत दीवारों के भीतर छिपे रहस्यों को जानने की बहुत कोशिश करता पर नाकाम रहता। उसकी मासूम कल्पना उसे यकीन दिलाती थी कि अंदर कोई अद्भुत जीव रहते होंगे। जब वो अंदर नहीं जा पाता तो उसे पाने की उसकी इच्छा और भी 1000 गुना बढ़ जाती। वो अंदर जाने का रास्ता ढूंढने के लिए घंटों तक छत और खिड़कियों पर चढ़ता उतरता रहता, लेकिन उसने दरवाजे की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे लगा कि दरवाज़ा भी दीवारों की तरह ही पत्थर जैसा ठोस और बंद है। शेरनी साबोर वाली घटना के बाद जब टार्जन अगली बार इस इलाके में गया और झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसने एक नई चीज़ गौर की।
उसे लगा कि दरवाज़ा दीवार का ही एक अलग हिस्सा है। पहली बार उसके मन में ये विचार आया कि शायद यही वो रास्ता है जिसे वो इतने समय से ढूंढ रहा था। उस समय टार्ज़न अकेला था। अक्सर जब वो झोपड़ी के पास जाता तो अकेले ही होता था, क्योंकि दूसरे बंदरों को उस जगह से कोई लगाव नहीं था। पिछले 10 सालों से बंदरों के बीच उस शोर करने वाली छड़ी यानी बंदूक की कहानी वैसी की वैसी ही मशहूर थी। इस डर की वजह से बंदरों के लिए वह सुनसान झोपड़ी किसी डरावनी और अजीब जगह जैसी थी। उस झोपड़ी के साथ टार्जन के क्या रिश्ते थे, ये उसे कभी किसी ने नहीं बताया था। बंदरों की भाषा में इतने कम शब्द थे कि वे झोपड़ी की चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकते थे। उनके पास उन अजनबी लोगों और उनके सामान के बारे में बताने के लिए सही शब्द ही नहीं थे। इसलिए जब तक टार्जन बड़ा होता, तब तक कबीले के बंदर इस बारे में सब कुछ भूल चुके थे। काला ने उसे बस धुंधला से ये बताया था कि उसके पिता एक अजीब यानी सफ़ेद बंदर थे। टार्जन को यह भी नहीं पता था कि काला उसकी असली मां नहीं है। उस दिन वो सीधे दरवाजे के पास गया और घंटों उसे गौर से देखता रहा। वो उसके कब्जों और कुंडी को हिलाकर उसे ठीक से समझने की कोशिश करने लगा। आखिरकार उसने सही तरीका ढूंढ निकाला और उसकी हैरान आंखों के सामने दरवाज़ा चरमराहट के साथ खुल गया। कुछ मिनटों तक उसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे जब उसकी आंखों को अंदर की हल्की रोशनी में देखने की आदत हो गई, तो वो बहुत सावधानी से कदम रखते हुए अंदर चला गया। कमरे के फर्श पर एक कंकाल पड़ा था। हड्डियों पर मांस का एक टुकड़ा भी नहीं बचा था। बस सड़े गले कपड़ों के कुछ चीथड़े लटके हुए थे। बिस्तर पर भी वैसे ही एक डरावना कंकाल था, और पास ही एक छोटे से पालने में एक तीसरा नन्हा सा कंकाल पड़ा था। बरसों पुराने इस खौफनाक मंजर को देखकर टार्जन को ज़रा भी फर्क नहीं पड़ा। जंगल की जंगली दुनिया में उसने मौत को बहुत करीब से देखा था, इसलिए मरे हुए जीव उसके लिए आम बात थे। अगर उसे पता भी होता कि ये हड्डियां उसके अपने माता पिता की है, तो भी उसे कोई खास दुख नहीं होता। उसका सारा ध्यान कमरे में रखे फर्नीचर और सामान पर था। उसने हर चीज़ को बहुत गौर से देखा। अजीब दिखने वाले औजार, हथियार, किताबें, कागज़ और कपड़े, जो कुछ भी जंगल की नमी और वक्त की मार से बच गया था, वो टार्जन के लिए नया और अनोखा था। उसने वहाँ रखे संदूक और अलमारियाँ भी खोल ली। चूँकि वो पहले से ही फंदे और गांठें बनाना जानता था, इसलिए उन्हें खोलना उसके लिए मुश्किल नहीं था। उन संदूकों के अंदर रखी चीज़ें काफ़ी सुरक्षित और अच्छी हालत में थीं। वहाँ उसे अन्य चीज़ों के साथ एक तेज़ धार वाला शिकार करने वाला चाकू मिला। उसे देखते ही टार्जन ने अपनी उंगली काट ली, लेकिन फिर भी वो नहीं रुका और उस चाकू के साथ खेलता रहा। उसने देखा कि इस नए औजार से वो मेज़ और कुर्सियों की लकड़ी के टुकड़े आसानी से काट सकता है। काफ़ी देर तक उसे लकड़ी काटने में बहुत मज़ा आया, लेकिन जब वो थक गया, तो उसने बाकी चीज़ों को ढूंढना शुरू किया। किताबों की एक अलमारी में उसे एक ऐसी किताब मिली जिसमें बहुत ही सुंदर और रंगीन तस्वीरें थीं। ये बच्चों के लिए अक्षरों वाली एक किताब थी, ABCD की किताब। जैसे उसमें लिखा था, ए का मतलब आर्चर यानी तीरंदाज, जो धनुष से निशाना निशाना लगाता है। बी का मतलब बॉय, मतलब लड़का जिसका नाम जो है। टार्जन को वे तस्वीरें बहुत पसंद आईं। उस किताब में बहुत से लड़के लड़कियों के चित्र थे, जिनके चेहरे टार्जन के अपने चेहरे जैसे दिखते थे। आगे चलकर एम अक्षर के नीचे उसे कुछ छोटे बंदरों की तस्वीरें भी मिली, ठीक वैसे ही जैसे वो उस जंगल में देखता था। लेकिन पूरी किताब में उसे कहीं भी अपने कबीले जैसा कोई चित्र नहीं मिला। कोई भी केरचक, टुबलाट या काला जैसा नहीं दिखता था। शुरुआत में उसने कागज़ के पन्नों से उन छोटी तस्वीरों को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसे जल्दी समझ में आ गया कि वह असली नहीं है। उसे ये तो नहीं पता था कि वे क्या हैं, और ना ही उसके पास उन्हें समझाने के लिए कोई शब्द थे। नाव, रेलगाड़ी, गाय और घोड़े की तस्वीरें उसके लिए बिल्कुल बेमतलब थी। लेकिन रंगीन चित्रों के नीचे लिखे छोटे छोटे काले अक्षर यानी ABC उसे और भी ज़्यादा उलझन में डाल रहे थे। उसे लगा कि ये शायद किसी अजीब तरह के कीड़े मकोड़े हैं, क्योंकि उनमें से कई के पैर जैसे हिस्से निकले हुए थे। हालांकि उसे उनमें कहीं भी आँख या मुंह नहीं दिखा। अक्षरों और पढ़ाई से टार्जन की ये पहली मुलाकात थी, और उस समय वो 10 साल से भी ज़्यादा बड़ा हो चुका था। टार्जन ने इससे पहले कभी छपी हुई कोई चीज़ नहीं देखी थी। उसने कभी किसी ऐसे जीव से बात नहीं की थी जिसे लिखने या पढ़ने का ज़रा भी अंदाज़ा हो, और ना ही उसने कभी किसी को पढ़ते हुए देखा था। इसलिए इसमें हैरानी की कोई बात नहीं थी कि वो छोटा लड़का उन अजीब काली आकृतियों यानी अक्षरों का मतलब बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था। किताब के बीच में पहुंचकर उसे अपनी पुरानी दुश्मन शेरनी साबोर की तस्वीर मिली, और थोड़ा आगे उसे कुंडली मारकर बैठा हुआ सांप हिस्टा दिखाई दिया। ओह! ये सब उसके लिए बहुत मज़ेदार था। अपनी 10 साल की ज़िंदगी में उसने कभी किसी चीज़ में इतना आनंद नहीं लिया था। वह इन तस्वीरों को देखने में इतना खो गया कि उसे शाम ढलने का पता ही नहीं चला। जब अंधेरा छा गया और तस्वीरें धुंधली दिखने लगी, तब जाकर ध्यान समय पर गया। उसने किताब को वापस अलमारी में रख दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो नहीं चाहता था कि कोई और उसके इस खजाने को ढूंढकर बर्बाद कर दे।
बाहर बढ़ते अंधेरे को देखकर वो झोपड़ी से निकला और बड़े दरवाजे को बिल्कुल वैसे ही बंद कर दिया जैसे वो पहले था। जाने से पहले उसकी नज़र फर्श पर पड़े उस शिकार करने वाले चाकू पर पड़ी जिसे उसने उठा लिया। वो इसे अपने साथियों को दिखाना चाहता था। जंगल की तरफ उसने अभी 10-12 कदम ही बढ़ाए थे कि एक झाड़ी की छाया से एक विशाल शरीर उसके सामने आ गया। पहले तो उसे लगा कि वो उसे उसके अपने कबीले का कोई बंदर है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि वो बोलगानी था, एक विशाल और भयानक गोरिल्ला। वो गोरिल्ला इतना करीब था कि भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। नन्हा टार्जन समझ गया कि अब जान बचाने के लिए उसे वहीं लड़ना होगा। ये गोरिल्ला उसके कबीले के पक्के दुश्मन थे। वे ना तो कभी किसी पर दया करते थे और ना ही रैम की भीख मांगते थे। अगर टार्जन अपने कबीले का कोई बड़ा और ताकतवर बंदर होता तो वो गोरिल्ला का मुकाबला आसानी से कर लेता, लेकिन वो तो एक छोटा लड़का था। अपनी उम्र के हिसाब से वो काफ़ी मजबूत था, फिर भी उस खूंखार गोरिल्ला के सामने उसकी कोई बिसात नहीं थी। इसके बावजूद उसके शरीर में बहादुर योद्धाओं का खून दौड़ रहा था और जंगल के खतरनाक जानवरों के बीच रहकर उसने कड़ी ट्रेनिंग पाई थी। उसे डर बिल्कुल नहीं लग रहा था, बल्कि रोमांच के मारे उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अगर मौका मिलता तो वो भाग जाता, क्योंकि वो जानता था कि वो उस विशाल गोरिल्ला से जीत नहीं पाएगा। लेकिन जब उसकी बुद्धि ने उसे बताया कि भागना नामुमकिन है, तो वो बिना घबराए और बिना हिचकिचाए बहादुरी से गोरिल्ला के सामने डटकर खड़ा हो गया। टार्जन ने उस खूंखार गोरिल्ला को रोकने की पूरी कोशिश की। वो अपनी नन्ही मुट्ठियों से उसके विशाल शरीर पर वार करने लगा, मानो कोई छोटी सी मक्खी हाथी पर हमला कर रही हो। जाहिर है, इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन उसके एक हाथ में वो चाकू था जो उसे झोपड़ी में मिला था। जैसे ही वो भयानक जानवर टार्जन को काटने और मारने के लिए करीब आया, लड़के ने अनजाने में चाकू की नोक गोरिल्ला की छाती की तरफ कर दी। चाकू शरीर में गहरे धंस गया और गोरिल्ला दर्द और गुस्से के मारे जोर से चीख पड़ा। वो छोटे से पल में ही टार्जन समझ गया कि उसका नया और चमकदार खिलौना यानी चाकू कितना काम का है। जब वो विशाल जानवर टार्जन को ज़मीन पर गिराकर घसीटने लगा, तब टार्जन ने हार नहीं मानी। उसने बार बार चाकू से गोरिल्ला की छाती पर वार किए। गोरिल्ला भी अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था। उसने अपने भारी हाथों से टार्जन पर जोरदार हमला किया और अपने बड़े दांतों से लड़के के गले और छाती का मांस तक फाड़ दिया। कुछ पलों तक वे दोनों उस भयानक लड़ाई में ज़मीन पर लौटते रहे। टार्जन घायल हो चुका था, उसका खून बह रहा था, लेकिन उसकी कमज़ोर पड़ती भुजाएं अब भी उस लंबे तेज चाकू से वार कर रही थी। फिर अचानक उस छोटे से बच्चे का शरीर झटके से अकड़ गया और युवा लॉर्ड ग्रेस्टॉक यानी टार्जन जंगल की सड़ी गली पत्तियों के ढेर पर बेहोश होकर गिर पड़ा। जंगल में करीब 1 मील पीछे बंदरों के कबीले ने गोरिल्ला की वह डरावनी दहाड़ सुन ली थी। जब भी कोई खतरा मंडराता था, तो राजा केरचक अपने कबीले के सभी सदस्यों को एक साथ बुला लेता था। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि सब मिलकर दुश्मन का सामना कर सके और ये भी पता चल सके कि कबीले का कोई सदस्य गायब तो नहीं है। जल्दी ही पता चला कि टार्जन वहाँ नहीं है। तो ब्लाड टार्जन की मदद के लिए किसी को भेजने के सख्त खिलाफ था। किरचक को भी उस अजनबी अनाथ बच्चे से कोई खास लगाव नहीं था, इसलिए उसने टुबलाट की बात मान ली। अंत में उसने बेपरवाही से अपने कंधे उचकाए और सोने के लिए पत्तों के अपने बिस्तर पर वापस चला गया। लेकिन काला की सोच बिल्कुल अलग थी। जैसे ही उसे पता चला कि टार्जन वहाँ नहीं है, वो तेजी से पेड़ों की डालियों के सहारे उस ओर निकल पड़ी जहाँ से गोरिल्ला की चीखें साफ सुनाई दे रही थी। अब जंगल में अंधेरा छा चुका था। चांद की हल्की रोशनी घने पत्तों से छनकर नीचे आ रही थी, जिससे ज़मीन पर डरावनी और अजीब परछाइयाँ बन रही थीं। कहीं कहीं तो चांद की किरणें धरती तक पहुंच रही थीं, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर घना अंधेरा और भी गहरा लग रहा था। किसी साई की तरह काला बिना कोई शोर किए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूलती रही। कभी वो किसी बड़ी टहनी पर तेज़ी से दौड़ती, तो कभी एक डाली को छोड़कर दूसरी को पकड़ लेती। वो बहुत फुर्ती से उस जगह की ओर बढ़ रही थी जहाँ यह हादसा हुआ था। जंगल में रहने के अपने अनुभव से वो समझ गई थी कि टार्जन बस थोड़ी ही दूर है। गोरिल्ला की आंखें साफ बता रही थी कि वह जंगल के किसी जानवर के साथ जानलेवा लड़ाई लड़ रहा है। और फिर अचानक चीखें बंद हो गई और पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। काला उलझन में थी। उसने गोरिल्ला की आखिरी चीखें सुनी थी, जो दर्द और मौत के डर से भरी थी, लेकिन उसे टार्जन या किसी और जानवर की ऐसी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी जिससे वो अंदाज़ा लगा सके कि गोरिल्ला आखिर लड़ किससे रहा था। वो जानती थी कि छोटे से टार्जन के लिए एक विशाल गोरिल्ला को मारना नामुमकिन है, इसलिए जैसे ही वो उस जगह के करीब पहुंची, वो और भी ज़्यादा चौकन्नी हो गई। वो बहुत ही सावधानी से पेड़ों की सबसे निचली टहनियों तक आई और चांद की हल्की रोशनी में उन दोनों को ढूंढने लगी। थोड़ी देर बाद वो वहाँ पहुँच गई। चांद की साफ रोशनी में एक खाली जगह पर वे दोनों पड़े थे। नन्हे टार्जन का जख्मों से भरा और खून से लथपथ शरीर और उसके ठीक बगल में वो विशाल गोरिल्ला जो मर चुका था। एक दबी हुई चीख के साथ काला दौड़कर टार्जन के पास पहुंची। उसने उस खून से सने बेसुध शरीर को अपने सीने से लगा लिया और वह जानने की कोशिश की कि क्या वो जीवित है। उसे बहुत ही हल्की धड़कन सुनाई दी। नन्हे टार्जन का दिल बहुत धीरे धीरे धड़क रहा था। वो उसे बड़े प्यार से घने जंगल के बीच से वापस वहाँ ले आई जहाँ उसका कबीला ठहरा था। कई दिनों और रातों तक वो उसके पास बैठकर पहरा देती रही। वो उसे खाना पानी देती और उसके घावों से मक्खियों और कीड़ों को हटाती रहती थी।
बेचारी काला को दवाइयों और इलाज के बारे में कुछ नहीं पता था। वो बस अपनी जबान से उसके घावों को चाट कर साफ रख सकती थी, ताकि कुदरत की मदद से वे घाव जल्दी भर सके। शुरुआत में टार्जन कुछ भी नहीं खा पा रहा था। बस बुखार की वजह से दर्द में तड़पता रहता था। उसे बहुत प्यास लगती थी, इसलिए काला अपने मुंह में पानी भरकर उसे पिलाती थी। किस्मत से उस नन्हे अनाथ बच्चे को काला के भरोसे छोड़ दिया था। एक इंसान की माँ भी अपने बच्चे के लिए शायद ही इतना त्याग कर पाती जितना इस जंगली जानवर ने उस बच्चे के लिए दिखाया। आखिरकार टार्जन का बुखार उतर गया और वह ठीक होने लगा। घावों में बहुत दर्द था, फिर भी उसके मुंह से दर्द की एक आवाज़ तक नहीं निकली। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। गोरिल्ला के हमलों से उसके सीने की 3 पसलियाँ टूट गई थीं और घाव इतना गहरा था कि हड्डियाँ साफ दिख रही थीं। उसका एक हाथ बुरी तरह कट चुका था और गर्दन का मांस फट जाने की वजह से नसें बाहर आ गई थीं। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था कि गोरिल्ला के दांतों ने उसकी गर्दन की नस को नहीं काटा था। जिन जानवरों ने उसे पाला था, उन्हीं की तरह टार्जन ने बड़े धीरज के साथ अपना दर्द सहा। वो अपनी तकलीफ दूसरों को दिखाने के बजाय चुपचाप रेंगते हुए ऊंची घास के पीछे छिपकर लेटना बेहतर समझता था। उसे सिर्फ काला का साथ पसंद था। अब जब टार्जन की हालत सुधर रही थी, तो काला भोजन की तलाश में ज़्यादा समय के लिए बाहर जाने लगी। जब टार्जन बहुत बीमार था, तब इस वफादार जानवर ने खुद के जिंदा रहने लायक भी खाना नहीं खाया था। इस वजह से काला बहुत कमज़ोर हो गई थी और अब वो अपने पुराने रूप की बस एक परछाई जैसी लग रही थी। अगला दृश्य, अध्याय 7, ज्ञान का प्रकाश। उस छोटे से घायल बच्चे के लिए वह समय सदियों जैसा लगा, पर आखिरकार वो फिर से चलने फिरने लायक हो गया। इसके बाद वो इतनी तेज़ी से ठीक हुआ कि 1 महीने के अंदर ही वह पहले जैसा ताकतवर और फुर्तीला बन गया। बीमारी के दौरान लेटे लेटे वह बार बार गोरिल्ला के साथ हुई अपनी उस लड़ाई के बारे में सोचता रहता। उसके मन में सबसे पहला ख्याल उस अद्भुत छोटे हथियार यानी चाकू को वापस पाने का आया, जिसने उसे एक कमज़ोर लड़के से जंगल के शक्तिशाली जानवर को हराने वाला विजेता बना दिया था। साथ ही वो उस झोपड़ी में वापस जाने और उसके अंदर छिपी अनोखी चीज़ों को फिर से देखने के लिए बहुत बेचैन था। तो एक सुबह वह अकेले ही अपनी खोज पर निकल पड़ा। थोड़ी तलाश के बाद वह अपने मरे हुए दुश्मन यानी गोरिल्ला की साफ हड्डियाँ मिल गईं। वहीं पास में गिरी हुई पत्तियों के नीचे उस अपना चाकू भी मिल गया। मिट्टी की नमी और गोरिल्ला के सूखे खून की वजह से उस पर लाल रंग की जंग लग गई थी। टार्जन को चाकू का यह बदला हुआ रूप पसंद नहीं आया। उसे तो वो पहले जैसा चमकता हुआ ही अच्छा लगता था। फिर भी वो अब भी एक खतरनाक हथियार था और टार्जन उसका पूरा इस्तेमाल करने के लिए तैयार था। उसने मन ही मन ठान लिया था कि अब वह बूढ़े टुबलाट के हमलों से डरकर भागेगा नहीं, बल्कि उसका सामना करेगा। अगले ही पल वो झोपड़ी के पास था। उसने कुंडी खोली और अंदर चला गया। सबसे पहले वो ये समझना चाहता था कि दरवाज़ा बंद और खुलता कैसे है। उसने दरवाज़ा खोला रखा और ताले को बहुत गौर से देखा, ताकि वो जान सके कि उसके छूने मात्र से ये कैसे खुल जाता है। उसने देखा कि वह दरवाजे को अंदर से बंद और लॉक कर सकता है। उसने तुरंत कुंडी लगा ली, ताकि जब वह अपनी खोजबीन करे तो बाहर से कोई उसे परेशान न कर सके। उसने झोपड़ी की एक एक चीज़ को ढंग से देखना शुरू किया, लेकिन जल्दी उसका पूरा ध्यान उन किताबों पर टिक गया। उन किताबों का कुछ उस पर ऐसा जादू चला कि वो उनके रहस्यों को सुलझाने की पहेली में खो गया और उसे दूसरी किसी चीज़ का ख्याल ही नहीं रहा। उन किताबों में बच्चों के पढ़ने की शुरुआती किताबें, कुछ कहानियाँ, तस्वीरों वाली किताबें और एक बहुत बड़ा शब्दकोश यानी डिक्शनरी शामिल थी। उसने उन सबको पलट कर देखा। उसे सबसे ज़्यादा मज़ा तस्वीरों को देखने में आया, लेकिन जिन पन्नों पर तस्वीर नहीं थी, उन पर लिखे अजीबोगरीब काले कीड़े मकोड़ों अक्षरों ने उसे बहुत हैरान किया। वो गहराई से सोचने लगा कि आखिर ये क्या चीज़ है। अपने पिता की बनाई झोपड़ी में टार्जन मेज़ पर घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसका साफ सुथरा, सांवला और नंगा शरीर उस किताब पर झुका था, जिसे उसने अपनी हथेलियों में थाम रखा था। उसके लंबे काले बाल उसके सिर और चमकती हुई बुद्धिमान आंखों के चारों ओर बिखरे हुए थे। वो छोटा सा जंगली बच्चा एक ऐसी तस्वीर जैसा लग रहा था जो दया और उम्मीद दोनों जगाती थी। जैसे कोई इंसान अंधेरी रात से निकलकर ज्ञान की रोशनी की तरफ कदम बढ़ा रहा हो। पढ़ते समय उसका चेहरा काफ़ी गंभीर था। वो बहुत गहराई से उन छोटे अक्षरों की उलझन को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। उसे धुंधला सा यह एहसास होने लगा था कि इन निशानों को कोई खास मतलब है, और यही वो रास्ता था जो उसे इस बड़ी पहेली को समझने में मदद करने वाला था। उसके हाथों में बच्चों वाली एक शुरुआती किताब थी। वो एक पन्ने पर खुली थी, जहाँ उसके जैसे ही एक छोटे बंदर यानी असल में एक लड़का की तस्वीर थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि उस लड़के का हाथ और चेहरा छोड़कर पूरा शरीर रंगीन बालों जैसा दिख रहा था, जिन्हें टार्जन फर समझ रहा था, जबकि वे कपड़े थे। उस तस्वीर के नीचे 3 छोटे छोटे अक्षर लिखे थे, लड़का। अब उसने ध्यान दिया कि पूरी किताब में ये तीनों अक्षर इसी क्रम में बार बार आ रहे थे। उसने एक और बात सीखी कि इन अलग अलग अक्षरों की कुल संख्या तो कम थी, लेकिन ये बार बार दोहराए जा रहे थे, कभी अकेले तो कभी दूसरों के साथ मिलकर। वो धीरे धीरे पन्ने पलटने लगा और हर जगह उसी लड़का शब्द को ढूंढने लगा। थोड़ी देर बाद उसे एक और तस्वीर मिली। उसमें वही छोटा लड़का था और साथ में एक अजीब जानवर था जो सियार की तरह 4 पैरों पर चलता था।
उस तस्वीर के नीचे ये शब्द लिखे थे, एक लड़का और एक कुत्ता। टार्ज़न ने पहचान लिया कि यहाँ भी वे 3 लड़के मौजूद थे, जो हमेशा उस छोटे बंदर की तस्वीर के साथ रहते थे। पढ़ना सीखने का ये काम बहुत ही धीमा और मेहनत भरा था। टार्ज़न ने अनजाने में एक ऐसा काम शुरू कर दिया था जो हमें और आपको नामुमकिन लग सकता था। बिना किसी गुरु के और बिना ये जाने कि अक्षर या भाषा क्या होती है, खुद से पढ़ना सीखना। उसने ये सफलता एक दिन, एक हफ्ते या एक साल में हासिल नहीं की। उसने बहुत धीरे धीरे उन छोटे अक्षरों की खेल को समझा। जब वो 15 साल का हुआ तब जाकर वो उन शुरुआती किताबों और तस्वीरों के नीचे लिखे शब्दों को पहचानने के लायक बन सका। हालांकि उसे व्याकरण जैसे संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया का कोई तकनीकी ज्ञान नहीं था। वो बस ये समझता था कि कौन सा शब्द किस तस्वीर के लिए है। जब वो करीब 12 साल का था तो एक दिन उसे मेज़ के नीचे एक दराज में कुछ पेंसिलें मिली। जब उसने पेंसिल को मेज़ पर घिसा तो वो पीछे एक काली रेखा छोड़ती गई। ये देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। टार्ज़न अपने इस नए खिलौने यानी पेंसिल में इतना खो गया कि उसने पूरी मेज़ पर टेढ़ी मेढ़ी लकीरें बना डाली। पेंसिल घिसते घिसते लकड़ी तक पहुंच गई तो उसने दूसरी पेंसिल उठा ली। लेकिन इस बार वह बस यूं ही लकीरें नहीं खींच रहा था, बल्कि उसका एक खास लक्ष्य था। वो अपनी किताबों में दिखने वाले उन छोटे अक्षरों की नकल उतारने की कोशिश करने लगा। ये बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि वो पेंसिल को किसी चाकू के हत्थे की तरह मजबूती से पकड़ता था। इस तरह पकड़ने से ना तो लिखना आसान था और ना ही अक्षर साफ बन रहे थे। लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब भी उसे झोपड़ी में आने का मौका मिलता वो महीनों तक अभ्यास करता रहा। आखिरकार बार बार कोशिश करने के बाद उसे पेंसिल पकड़ने का सही तरीका मिल गया, जिससे वह अक्षरों को ठीक से बना सका। इस तरह टार्ज़न ने लिखना शुरू किया। अक्षरों की नकल उतारते हुए उसे एक और बात समझ आई, उनकी गिनती। हालांकि वह हमारी तरह गिनती करना नहीं जानता था, लेकिन उसे अंदाज़ा हो गया था कि अक्षर कितने हैं। वो अपने एक हाथ की उंगलियों की मदद से उनकी संख्या का हिसाब रखता था। अलग अलग किताबों को ध्यान से देखने के बाद उसे पक्का यकीन हो गया कि उसने उन सभी अक्षरों को ढूंढ लिया है जो बार बार मिलकर आते हैं। तस्वीरों वाली वर्णमाला की किताब को बार बार देखने की वजह से उसने इन अक्षरों को सही क्रम यानी ABC में लगाना भी सीख लिया। उसकी पढ़ाई जारी रही, लेकिन उसकी सबसे बड़ी जीत उस विशाल सचित्र शब्दकोश डिक्शनरी को समझने में थी। हालांकि वह अब अक्षरों का मतलब समझने लगा था, फिर भी वह लिखी हुई बातों के मुकाबले तस्वीरों से कहीं ज़्यादा जल्दी सीखता था। जब उसे ये समझ आ गया कि शब्दकोश में शब्द एक खास क्रम यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखे होते हैं, तो उसे उन शब्दों को ढूंढने में बड़ा मज़ा आने लगा जिन्हें वो पहले से जानता था। वो उन शब्दों के आगे लिखे उनके अर्थ उसे ज्ञान की एक नई और अनोखी दुनिया में ले गए। 17 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते वह बच्चों की शुरुआती किताबों को आसानी से पढ़ना सीख गया था। वह अब उन नन्हे काले कीड़ों के असली और जादुई मकसद को पूरी तरह समझ चुका था। अब टार्ज़न को अपने बिना बालों वाले शरीर या अपनी बनावट पर शर्म नहीं आती थी। उसकी समझ अब उसे बता रही थी कि वह अपने जंगली और बालों वाले साथियों से अलग नस्ल का है। वो जान चुका था कि वह एक इंसान है, जिसके साथ ही वन मानुष हैं और पेड़ों पर फुदकने वाले छोटे जीव बंदर हैं। उसे अब ये भी पता था कि साबोर एक शेरनी है, हिस्टा एक सांप है और टेंटोर एक हाथी है। इस तरह टार्ज़न ने पढ़ना सीखा और इसके बाद वह बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। उस विशाल शब्दकोश और अपने तेज़ दिमाग की मदद से वो उन चीज़ों का भी सही अंदाज़ा लगा लेता था जिन्हें वो पूरी तरह समझ नहीं पाता था। अक्सर उसके ये अंदाजे बिल्कुल सही निकलते थे। उसके कबीले के यहाँ वहाँ घूमने की आदत की वजह से उसकी पढ़ाई में कई बार रुकावटें आईं, लेकिन किताबों से दूर होने पर भी उसका दिमाग हमेशा उन अक्षरों के रहस्यों को सुलझाने में लगा रहता था। जब उसके पास किताबें नहीं होती थी तब वो पेड़ों की छाल, चपटे पत्तों या ज़मीन के साफ टुकड़ों को अपनी कॉपी बना लेता था। वो अपने चाकू की नोक से उन पर वही शब्द कुरेदता रहता था जो उसने सीखे थे। इन सब के बावजूद उसने पढ़ाई के चक्कर में अपने कबीले के प्रति अपनी जिम्मेदारी और मेहनत वाले कामों को कभी नहीं छोड़ा। वो अपनी रस्सी चलाने का अभ्यास करता था और अपने तेज़ चाकू से खेलता रहता था। उसने चाकू को चपटे पत्थरों पर रगड़ कर तेज़ करना भी सीख लिया था। टार्ज़न के आने के बाद से कबीला काफ़ी बड़ा हो गया था। कीचक की कप्तानी में वे इतने ताकतवर हो गए थे कि दूसरे कबीलों को डराकर भगा देते थे। इस वजह से उनके पास खाने की कोई कमी नहीं थी और दुश्मनों के हमलों का डर भी कम हो गया था। जब कबीले के युवा बंदर बड़े हुए तो उन्होंने अलग कबीला बनाने या ताकतवर किरचक से लड़ने के बजाय उसी के साथ रहना बेहतर समझा। वे अक्सर दूसरी जगह से किसी मादा को लेकर आते और किरचक के समूह में ही शांति से रहने लगते। कभी कभी कोई बहुत गुस्सैल बंदा किरचक को चुनौती देने की हिम्मत करता था, लेकिन अब तक कोई भी उस क्रूर और ताकतवर राजा को हरा नहीं पाया था। कबीले में टार्ज़न की जगह सबसे अलग थी। बाकी बंदर उसे अपना जैसा ही मानते थे, फिर भी उसे थोड़ा अजीब समझते थे। कबीले के बड़े नर बंदर या तो उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर देते थे या उससे बहुत नफरत करते थे। अगर टार्ज़न इतना फुर्तीला ना होता और उसकी माँ काला इतनी निडरता से उसकी रक्षा ना करती तो वो बचपन में ही मारा गया होता। टुबलाट टार्ज़न का सबसे बड़ा दुश्मन था, लेकिन जब टार्ज़न करीब 13 साल का था तब टुबलाट की वजह से ही उस पर होने वाले हमले अचानक बंद हो गए। इसके बाद बाकी बंदरों ने उसे परेशान करना छोड़ दिया।
बस कभी कभी जब कोई जंगली जानवर पागलपन के हद तक हिंसक हो जाता तब खतरा पैदा होता था, क्योंकि उस हालत में कोई भी सुरक्षित नहीं रहता था। जिस दिन टार्जन ने कबीले में अपना सम्मान हासिल किया, उस दिन सब एक प्राकृतिक मैदान में इकट्ठा थे। ये जगह पहाड़ियों के बीच एक खाली गड्ढे जैसी थी, जहाँ जंगल की घनी बेलें और झाड़ियाँ नहीं थी। ये खुला मैदान गोल आकार का था और इसके चारों तरफ जंगल के विशाल पेड़ खड़े थे। झाड़ियाँ इतनी घनी थी कि उस मैदान के अंदर जाने का इकलौता रास्ता पेड़ों की ऊंची टहनियों से होकर ही जाता था। यहाँ कोई उन्हें परेशान नहीं कर सकता था, इसलिए कबीला अक्सर यहीं मिलता था। मैदान के बीचों बीच मिट्टी का बना एक अजीब सा ढोल था। बंदर इस ढोल का इस्तेमाल अपने उन रहस्यमयी रिवाजों के लिए करते थे, जिनकी आवाज़ें इंसानों ने जंगल की गहराइयों में सुनी तो थी, पर उन्हें कभी अपनी आंखों से देखा नहीं था। कई यात्रियों ने इन विशाल वनमानुषों के ढोल देखे, और कुछ ने उनके बजने की डरावनी आवाज़ें और इन जंगली स्वामियों के शोर शराबे को सुना भी। लेकिन टार्जन यानी लॉर्ड ग्रेस्टॉक यकीनन दुनिया का इकलौता इंसान था जिसने उनके इस डमडम नाम के पागलपन भरे और जोश से भरे नाच गाने में खुद हिस्सा लिया था। माना जाता है कि इंसानों के आज के सभी रीति रिवाजों और समारोह की शुरुआत शायद इन्हीं पुरानी परंपराओं से हुई होगी। सदियों पहले जब इंसान आज जैसा नहीं था, तब हमारे पूर्वज इसी तरह घने जंगलों में चांद की रोशनी के नीचे मिट्टी के ढोल बजाकर अपने उत्सव मनाया करते थे। वो जंगल आज भी वैसे ही है, जैसा तब था जब आदि मानव ने पहली बार पेड़ों से उतरकर ज़मीन पर कदम रखा होगा। जिस दिन टार्जन को उस नफरत और परेशानी से आज़ादी मिलने वाली थी जिसने पिछले 12 सालों से उसका जीना मुश्किल कर रखा था, उस दिन कबीले के सभी 100 सदस्य चुपचाप पेड़ों की निचली डालियों से होते हुए बिना कोई शोर किए उस मैदान में उतर आए। डमडम का ये उत्सव कबीले की खास घटनाओं पर मनाया जाता था, जैसे कोई जीत, किसी कैदी को पकड़ना, जंगल के किसी बड़े शिकारी को मारना या किसी नए राजा का चुना जाना। इन उत्सवों को मनाने का एक तय तरीका होता था। आज उन्होंने एक दूसरे कबीले के विशाल बंदर को मार गिराया था। जैसे ही केरचक के साथी मैदान में पहुंचे, दो ताकतवर नर बंदर उस मरे हुए बंदर के शरीर को घसीटते हुए बीच में लाए। उन्होंने उस शरीर को मिट्टी के डोल के पास रख दिया और खुद पहरेदार बनकर बगल में बैठ गए। कबीले के बाकी सदस्य तब तक घास के कोनों में दुबक कर आराम करने लगे, जब तक कि चांद निकलकर उनके इस पागलपन भरे नाच गाने की शुरुआत का इशारा न कर दे। घंटों तक उस खुले मैदान में पूरी तरह खामोशी छाई रही। बस कभी कभी रंग बिरंगे तोतों की अजीब आवाज़ें, हज़ारों जंगली पक्षियों की चहचहाट सुनाई देती थी, जो पुराने पेड़ों की डालियों और खूबसूरत फूलों के बीच यहाँ वहाँ फुदक रहे थे। जैसे ही जंगल में अंधेरा गहराने लगा, बंदरों में हलचल शुरू हो गई। देखते ही देखते उन्होंने मिट्टी के डोल के चारों ओर एक बड़ा घेरा बना लिया। बाहर की तरफ मादाएं और बच्चे एक कतार में बैठ गए और उनके ठीक सामने बड़े नर बंदर खड़े हो गए। ढोल के पास 3 बूढ़ी मादाएं बैठी थीं, जिनमें से हर एक के हाथ में लकड़ी की एक छोटी और मजबूत टहनी थी। जैसे ही आसमान में चढ़ते हुए चांद की रोशनी ने पेड़ों की ऊंची चोटियों को चांदी की तरह चमकाना शुरू किया, उन मादाओं ने धीरे धीरे और हल्की आवाज़ में ढोल को पीटना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मैदान में चांदनी बढ़ती गई, उन बूढ़ी मादाओं ने ढोल को और भी तेज़ी से ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया। ढोल की वह डरावनी आवाज़ जंगल में मीलों दूर तक गूंजने लगी। जंगल के बड़े और ख़तरनाक शिकारी जानवरों ने भी अपना शिकार रोक दिया और कान खड़े करके उस आवाज़ को सुनने लगे। वे समझ गए थे कि बंदरों का डमडम उत्सव शुरू हो गया है। कभी कभी कोई जानवर अपनी दाढ़ से उन बंदरों को चुनौती देता था, लेकिन कोई भी उन पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता था। जब ये विशाल बंदर इतनी बड़ी संख्या में एक साथ होते थे तो जंगल का हर जानवर उनसे खौफ खाता था। जब ढोल का शोर इतना बढ़ गया कि कान फटने लगे, तब केरचक कूद कर घेरे के बीचों बीच आ गया। वो बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ, अपना सिर पीछे झुकाया और सीधे चांद की ओर देखते हुए अपने बालों वाले हाथों से अपनी छाती पीटने लगा। फिर उसने एक बहुत ही भयानक और डरावनी चीख मारी। वो सुनसान और शांत जंगल में वो डरावनी चीख एक के बाद एक 3 बार गूंजी। ऐसा लग रहा था मानो सन्नाटे को चीरते हुए कोई भयानक आवाज़ आई हो। इसके बाद केरचक झुककर दबे पांव घेरे के चारों ओर घूमने लगा। वो ढोल के पास पड़े उस मरे हुए बंदर के शरीर से थोड़ा दूर हट गया, लेकिन चलते समय उसकी छोटी लाल और दुष्ट आंखें लगातार उस शव पर ही टिकी हुई थीं। फिर एक और नर बंदर मैदान में कूदा और अपने राजा की तरह भयानक चीख मारते हुए उसके पीछे चलने लगा। धीरे धीरे एक के बाद एक कई बंदर उसमें शामिल हो गए, जिससे पूरा जंगल उनकी डरावनी आवाज़ों से गूंज उठा। ये आवाज़ एक तरह की चुनौती थी। जब कबीले के सभी बड़े नर बंदर उस गोल घेरे में नाचने लगे, तब असली हमला शुरू हुआ। किरचक के पास ही रखे लकड़ियों के ढेर से एक भारी डंडा उठाया और उस मरे हुए बंदर पर टूट पड़ा। वो शव पर जोर जोर से प्रहार करने लगा और साथ ही युद्ध की तरह तेज दहाड़े भी मारने लगा। ढोल की आवाज़ और प्रहारों की चोट और भी तेज हो गई। हर एक बंदर बारी बारी से शिकार के पास आता, उस पर वार करता और फिर उस पागलपन भरे मौत के नाच के घेरे में शामिल हो जाता। टार्जन भी उन उछलते कूदते बंदरों के बीच मौजूद था। चांदनी की रोशनी में टार्जन का सांवला, पसीने से भीगा और सुडौल शरीर अपने आसपास के उन भद्दे और बालों वाले जानवरों के बीच बहुत अलग और फुर्तीला दिख रहा था। शिकार का नाटक करने में टार्जन से ज़्यादा दबे पाँव कोई नहीं चल सकता था।
हमला करने में उससे ज़्यादा खतरनाक कोई नहीं था, और उस मौत के नाच में हवा में इतनी ऊंची छलांग लगाने वाला भी कोई दूसरा नहीं था। जैसे जैसे ढोल की आवाज़ और रफ्तार तेज़ हुई, नाचने वाले बंदर उस शोर और अपनी चीखों में पूरी तरह खो गए। उनकी उछल कूद और बढ़ गई, उनके नुकीले दांतों से लार टपकने लगी और उनके मुंह और छाती झाग से भर गए। करीब आधा घंटे तक वह अजीब नाच चलता रहा। फिर केरचक के इशारे पर ढोल बंद हो गए और ढोल बजाने वाली मादाएं तेजी से भागकर बाहर की तरफ चली गईं। इसके बाद सभी नर बंदर एक साथ उस मरे हुए बंदा पर टूट पड़े, जिसे उन्होंने पीट पीट कर मांस के लोथड़े जैसा बना दिया था। उन बंदरों को अक्सर पेट भरकर मांस खाने को नहीं मिलता था, इसलिए उनके इस पागलपन भरे उत्सव का अंत ताज़ा मांस खाकर ही होता था। अब वे सभी अपने मरे हुए दुश्मन को नोच नोच कर खाने लगे। बड़े बड़े नुकीले दांत मरे हुए बंदर के शरीर में धंस गए और मांस के बड़े बड़े टुकड़े फाड़ने लगे। सबसे ताकतवर बंदरों ने सबसे अच्छे टुकड़ों पर कब्जा कर लिया, जबकि कमज़ोर बंदर शोर मचाते हुए लड़ते हुए घेरे के बाहर चक्कर काटते रहे। वे बस इस ताक में थे कि जैसे ही कोई टुकड़ा नीचे गिरे या कोई हड्डी बचे, वे उसे झपट लें। बाकी बंदरों के मुकाबले टार्जन मांस के लिए कहीं ज़्यादा तरसता था। चूँकि वो एक इंसान था और उसके पूर्वज मांस खाने वाले थे, इसलिए उसे सिर्फ फल सब्जियों से कभी तृप्ति नहीं मिली थी। वो अभी भी भूखा महसूस करता था, इसलिए वो फुर्ती से लड़ते हुए बंदरों के झुंड के बीच से रेंग कर अंदर घुस गया, ताकि वो मांस का वो हिस्सा पा सके जिसे वो अपनी शारीरिक ताकत के दम पर नहीं छीन सकता था। टार्जन की कमर पर उसके पिता का वो शिकारी चाकू लटका हुआ था, जिसके बारे में वो खुद भी नहीं जानता था। उस चाकू को रखने के लिए उसने अपनी किताबों में देखी गई तस्वीरों की नकल करके खुद एक म्यान बनाया था। आखिरकार वो तेजी से खत्म हो रहे मांस के ढेर तक पहुंच ही गया। उसने अपने तेज चाकू से उम्मीद से कहीं बड़ा टुकड़ा काट लिया। उसने मरे हुए बंदर की एक पूरी बालों वाली बाँह काट ली। वो बाँह ताकतवर केरचक के पैरों के नीचे दबी थी, लेकिन केरचक खाने के लालच में इतना खोया हुआ था कि उसने टार्जन की हिमाकत पर ध्यान ही नहीं दिया। इसके बाद नन्हा टार्जन उन विशाल बंदरों के शरीरों के नीचे से रेंगता हुआ बाहर निकल आया। उसने अपने उस इनाम यानी कटे हुए मांस को अपने सीने से मजबूती से चिपका रखा था। दावत के घेरे के बाहर जो बंदर बिना बात के चक्कर काट रहे थे, उनमें बूढ़ा टुबलाट भी शामिल था। वो दावत शुरू होते ही सबसे पहले पहुंच गया था और मांस का एक बड़ा हिस्सा लेकर चुपचाप खाने के लिए पीछे हट गया था। लेकिन अब उसका मन और मांस खाने का था, इसलिए वह ज़बरदस्ती वापस अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। ठीक उसी समय उसकी नज़र टार्जन पर पड़ी, जो मांस के टुकड़े को अपने सीने से चिपकाए धक्का मुक्की करते हुए भीड़ से बाहर निकल रहा था। टुबलाट की छोटी छोटी सुअर जैसी लाल आंखों में टार्जन को देखते ही नफरत चमक उठी। उन आंखों में उस मांस के टुकड़े के लिए लालच भी साफ दिख रहा था, जिसे टार्जन अपने साथ ले जा रहा था। टार्जन ने अपने कट्टर दुश्मन टुबलाट को तुरंत पहचान लिया। उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि वो विशाल बंदर क्या करने वाला है, इसलिए वो फुर्ती से मादाओं और बच्चों की भीड़ की तरफ कूदा ताकि वहाँ छिप सके। लेकिन टुबलाट उसके बिल्कुल पीछे लगा था, इसलिए टार्जन को छिपने का मौका नहीं मिला। उसे समझ आ गया कि अगर वह ज़मीन पर रहा तो बचना बहुत मुश्किल होगा। वो तेजी से पास के पेड़ों की ओर भागा और एक ज़बरदस्त छलांग लगाकर पेड़ की निचली टहनी को पकड़ लिया। फिर मांस के टुकड़े को अपने दांतों से दबाकर वह तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। टुबलाट भी हार मानने वाला नहीं था, वो उसके पीछे पीछे पेड़ पर चढ़ने लगा। टार्जन ऊपर चढ़ता ही गया, यहाँ तक कि वह जंगल के एक बहुत ऊंचे पेड़ की सबसे ऊपर लहराती टहनी पर जा पहुंचा। पेड़ की ऊंचाई इतनी ज़्यादा थी कि भारी भरकम टुबलाट की वहाँ तक जाने की हिम्मत नहीं हुई। वहाँ सुरक्षित बैठकर टार्जन अपने से 50 फीट नीचे खड़े उस गुस्से में पागल और मुंह से झाग निकालते टुबलाट को चिढ़ाने लगा और उसे बुरा भला कहने लगा। और तभी टुबलाट पूरी तरह पागल हो गया। वो भयानक चीखें मारता हुआ ज़मीन पर मादाओं और बच्चों के बीच कूद पड़ा। उसने अपने बड़े और नुकीले दांतों को कई छोटे बंदरों की गर्दनों में गाड़ दिया, और जो भी मादा बंदर उसके हाथ लगी वो उसकी पीठ और छाती से मांस के टुकड़े फाड़ने लगा। चांद की रोशनी में टार्जन ये सारा खौफनाक मंजर देख रहा था। उसने देखा कि कैसे डरे हुए बच्चे और मादाएं अपनी जान बचाने के लिए पेड़ों की ओर भाग रहे थे। यहाँ तक कि मैदान के बीच में खड़े बड़े और ताकतवर नर बंदरों पर भी जब पागल टुबलाट ने हमला किया तो वे भी डर कर घने जंगल के अंधेरे में गायब हो गए। अब उस मैदान में टुबलाट के अलावा सिर्फ एक मादा बंदर रह गई थी। वो थोड़ी देर से पहुंची थी और अपनी जान बचाने के लिए उसी पेड़ की तरफ दौड़ रही थी जहाँ टार्जन बैठा था। उसके ठीक पीछे मौत बनकर टुबलाट आ रहा था। वो टार्जन की माँ काला थी। जैसे ही टार्जन ने देखा कि टुबलाट उसकी माँ के बिल्कुल करीब पहुंच गया, वो किसी गिरते हुए पत्थर की तेज़ी से टहनियों पर छलांगे लगाता हुआ अपनी माँ को बचाने के लिए नीचे की ओर लपका। काला अब उसी पेड़ के ठीक नीचे थी जहाँ टार्जन ऊपर से सब देख रहा था। वो अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश कर रही थी। वो हवा में उछली ऊपर लटक रही एक टहनी को पकड़ लिया। वो टुबलाट के सिर के ठीक ऊपर से निकल गई थी और लगभग सुरक्षित थी। लेकिन तभी एक कड़कने की आवाज़ आई। वो टहनी टूट गई और काला सीधे टुबलाट के ऊपर जा गिरी, जिससे दोनों ज़मीन पर लुढ़क गए। दोनों पलक झपकते ही उठ खड़े हुए, लेकिन टार्जन उन दोनों से भी ज़्यादा तेज़ था। इससे पहले कि टुबलाट काला पर दोबारा हमला करता, उसने देखा कि वह दुबला पतला इंसान का बच्चा यानी टार्जन दीवार बनकर उसके और काला के बीच खड़ा है। उस गुस्से से पागल जानवर यानी टुबलाट के लिए ये बहुत अच्छा मौका था। वो जीत की खुशी में दौड़ते हुए नन्हे टार्जन पर झपटा,
लेकिन वो जितना आसान शिकार समझ रहा था वैसा हुआ नहीं। टुबलाट के नुकीले दांत टार्जन के शरीर तक पहुंच ही नहीं पाए। टार्जन का एक मजबूत हाथ बिजली की तरह आगे बढ़ा और उसने टुबलाट का बालों वाला गला दबोच लिया। दूसरे हाथ में पकड़ा तेज शिकारी चाकू टुबलाट की चौड़ी छाती पर एक के बाद एक 12 बार चला। टार्जन के वार इतने तेज थे कि टुबलाट को संभलने का मौका ही नहीं मिला। वो तब तक चाकू चलाता रहा जब तक टुबलाट का बेजान शरीर ज़मीन पर नहीं गिर गया। जैसे ही टुबलाट की लाश ज़मीन पर गिरी, टार्जन ने अपने जीवन भर के दुश्मन की गर्दन पर अपना पैर रख दिया। उसने पूर्णिमा के चांद की ओर देखते हुए अपना सिर पीछे झुकाया और बंदरों की तरफ डरावनी और जंगली चीख मारी, जो जीत का प्रतीक थी। कबीले के बंदर एक एक करके पेड़ों से नीचे उतरे और टार्जन व मरे हुए टुबलाट के चारों ओर घेरा बनाकर खड़े हो गए। जब सब इकट्ठा हो गए तो टार्जन उनकी तरफ मुड़ा। वो चिल्लाकर बोला, मैं टार्जन हूँ। मैं एक महान शिकारी हूँ। आज से सब टार्जन उसकी मकाला का सम्मान करेंगे। तुम में से कोई भी टार्जन जितना ताकतवर नहीं है। जो मेरा दुश्मन बनेगा वो सावधान रहे। फिर टार्जन ने सीधे केरचक की लाल आंखों में देखते हुए अपनी छाती पीटी और एक बार फिर कबीले के राजा को चुनौती देते हुए जोर से चीख मारी। अध्याय 8। पेड़ों का शिकारी। डमडम उत्सव के अगले दिन सुबह कबीले के बंदर धीरे धीरे जंगल से होते हुए समुद्र तट की ओर लौटने लगे। टोबलाट की लाश वहीं मैदान में पड़ी रही, क्योंकि केरचक के कबीले के लोग अपने मरे हुए साथियों को नहीं खाते थे। ये सफ़र कोई भागदौड़ वाला नहीं था, बल्कि वे आराम से खाने की तलाश करते हुए आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में उन्हें खाने के लिए ढेर सारे फल मिले, जैसे पत्ता गोभी, बेर, केले और सिटामिन। इसके अलावा उन्हें जंगली अनानास, छोटे जानवर, पक्षी, अंडे रेंगने वाले जीव व कीड़े मकोड़े भी मिले। वे सख्त मेवों को अपने मजबूत जबड़ों से चबा डालते थे, और अगर वे बहुत ज़्यादा कड़े होते तो उन्हें पत्थरों से कूट कर तोड़ देते थे। अचानक रास्ते में साबौर शेरनी आ गई। उसे देखते ही सब अपनी जान बचाने के लिए ऊंची टहनियों पर चढ़ गए। जहाँ साबौर इन बंदरों की भारी संख्या और नुकीले दांतों से डरती थी, वहीं बंदर भी साबौर की ताकत और क्रूरता से उतना ही खौफ खाते थे। टार्जन एक नीची टहनी पर बैठा था, ठीक उस विशाल शेरनी के ऊपर जो दबे पांव जंगल में आगे बढ़ रही थी। टार्जन ने अपने कबीले के इस पुराने दुश्मन पर एक अनानास फेंक कर मारा। वो विशाल जानवर यानी साबौर वहीं रुक गई और मुड़कर ऊपर बैठे उस लड़के को घूरने लगी जो उसे चिढ़ा रहा था। गुस्से में अपनी पूंछ झटकते हुए उस शेरनी ने अपने पीले और नुकीले दांत दिखाए। उसने अपने होंठ सिकोड़कर इतनी भयानक गुर्राहट की कि उसके चेहरे पर झुर्रियाँ साफ दिखने लगी। उसकी आंखें नफरत और गुस्से से भर गई थीं। अपने कानों को पीछे की ओर झुकाकर उसने सीधे टार्जन की आंखों में देखा और उसे चुनौती दी। टार्जन ने भी पेड़ की डाल पर सुरक्षित बैठे बैठे उसी की भाषा में एक खौफनाक चीख के साथ जवाब दिया। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे को घूरते रहे, और फिर वो विशाल शेरनी घने जंगल के अंधेरे में इस तरह गायब हो गई जैसे समुद्र में छोटा सा पत्थर खो जाता है। तभी टार्जन के दिमाग में एक ज़बरदस्त योजना आई। उसने सोचा, जब मैंने ताकतवर टुबलाट को मार दिया है तो क्या मैं एक महान योद्धा नहीं बन गया? अब मैं इस चालाक शेरनी यानी साबौर को भी ढूंढ कर मार डालूंगा और एक महान शिकारी बनूंगा। भले ही वो बंदरों के बीच पला था, लेकिन उसके छोटे से अंग्रेज दिल में अपने शरीर को कपड़ों से ढकने की एक गहरी इच्छा जाग रही थी। उसने अपनी तस्वीरों वाली किताबों में देखा था कि सभी इंसान कपड़े पहनते हैं, जबकि बंदर और बाकी जानवर नंगे रहते हैं। वो खुद को बंदरों से अलग साबित करना चाहता था। टार्जन को लगता था कि कपड़े ज़रूर महानता की पहचान होंगे। ये शायद जानवरों पर इंसानों की जीत का निशान थे, क्योंकि इन अजीब और भद्दी चीज़ों को पहनने का और कोई कारण उसे समझ नहीं आता था। बहुत पहले, जब वो छोटा था, तो वो शेरनी, शेर या तेंदुए की खाल पाना चाहता था। वो अपने बिना वाले बिना बालों वाले शरीर को ढकना चाहता था, ताकि वो उस भयानक सांप हिस्टा जैसा ना दिखे। लेकिन अब उसे अपनी साफ और चिकनी त्वचा पर गर्व था, क्योंकि ये उसके एक शक्तिशाली खानदान से होने की निशानी थी। उसके मन में दो तरह की इच्छाएं चल रही थी। एक तरफ वो अपने पूर्वजों की तरह गर्व से नग्न रहना चाहता था, और दूसरी तरफ वह इंसानों के रिवाजों को मानते हुए उन अजीब और असुविधाजनक कपड़ों को पहनना चाहता था। जब शेरनी के जाने के बाद कबीला आगे बढ़ा तो टार्जन के दिमाग में बस अपने दुश्मन यानी शेरनी को मारने की बड़ी योजना चल रही थी। कई दिनों तक उसने इसके अलावा कुछ और नहीं सोचा, लेकिन उस दिन उसका ध्यान अचानक किसी और ज़रूरी चीज़ की ओर खिंच गया। अचानक जंगल में सन्नाटा छा गया, जैसे आधी रात हो गई हो। जंगल की सारी आवाज़ें बंद हो गईं और पेड़ इस तरह चुपचाप खड़े हो गए मानो किसी बड़ी मुसीबत का इंतज़ार कर रहा। पूरी कुदरत बस रुकी हुई थी, पर ज़्यादा देर के लिए नहीं। तभी दूर से एक धीमी और उदास सी कराहने की आवाज़ आने लगी। जैसे जैसे वो आवाज़ करीब आ रही थी, वो और तेज़ होती जा रही थी।
विशाल पेड़ एक साथ ऐसे झुक गए मानो किसी ताकतवर हाथ ने उन्हें ज़मीन की ओर ढकेल दिया हो। वे धीरे धीरे नीचे की ओर झुकते चले गए और हर तरफ हवा की एक डरावनी गड़गड़ाहट गूंजने लगी। फिर अचानक वे विशाल पेड़ पीछे की ओर झटके से उठे और गुस्से में अपनी चोटियों को हवा में पटकने लगे। आसमान में काले बादलों के बीच एक तेज़ और आंखें चौंधिया देने वाली बिजली चमकी और बादलों की भयानक गरज ने पूरे जंगल को हिला दिया। ऐसा लग रहा था मानो प्रलय आ गई हो। जंगल में तबाही शुरू हो चुकी थी। ठंड और बारिश से कांपते हुए कबीले के बंदर बड़े पेड़ों के नीचे दुबक गए। अंधेरे में जब जब बिजली चमकती तो दिखता कि कैसे पेड़ों की टहनियाँ बेतहाशा हिल रही हैं और उनके तने झुक रहे हैं। कभी कभी बिजली किसी बहुत पुराने पेड़ पर गिरती और उसे हजारों टुकड़ों में बिखेर देती। वो पेड़ गिरते समय अपने साथ कई और छोटी टहनियों और पड़ोसी पेड़ों को भी नीचे ले आता, जिससे जंगल में हर तरफ लकड़ियों का ढेर लग जाता और रास्ता और भी दुर्गम हो जाता। तूफान की वजह से टूटकर गिरती हुई छोटी बड़ी टहनियाँ तेज़ हवा के साथ नीचे गिर रही थीं। ये टहनियाँ जंगल के उन बदनसीब जानवरों के लिए मौत बनकर आ रही थीं जो नीचे ज़मीन पर छिपे हुए थे। तूफान घंटों तक अपना कहर बरपाता रहा। कबीले के बंदर डर के मारे एक दूसरे से चिपक कर दुबके रहे। गिरते हुए पेड़ों और बिजली की कड़कड़ाहट ने उन्हें इतना डरा दिया था कि वे हिलने डुलने के लायक भी नहीं बचे थे। वे बस बेबसी में तूफान के रुकने का इंतज़ार करते रहे। तूफान का अंत भी उसकी शुरुआत की तरह अचानक हुआ। हवा रुक गई, सूरज निकल आया और प्रकृति फिर से शांत और सुंदर हो गई। पेड़ों से पानी की बूंदें टपक रही थीं और फूल सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। जिस तरह कुदरत उस तबाही को भूल गई, वैसे ही जंगल के जानवर भी उस डर को भूलकर अपनी रोज़मर्रा के कामों में लग गए। लेकिन टार्ज़न के दिमाग में कपड़ों को लेकर एक नया विचार आया। उसने सोचा कि अगर उसके पास शेरनी साबौर की खाल का कोट होता तो वो इस ठंड और बारिश में कितना आरामदेह महसूस करता। इस विचार ने उसे शेरनी का शिकार करने के लिए और भी उत्साहित कर दिया। अगले कई महीनों तक कबीला उसी समुद्र तट के पास रहा जहाँ टार्ज़न की झोपड़ी थी। टार्ज़न अपना ज़्यादातर समय पढ़ाई में बिताता था, लेकिन जब भी वो जंगल से गुजरता अपनी रस्सी का फंदा हमेशा तैयार रखता। उसने इस फंदे से कई छोटे जानवरों को पकड़ने का अभ्यास भी कर लिया था। एक बार टार्ज़न ने अपनी रस्सी का फंदा जंगली सुअर होर्टा की गर्दन पर डाल दिया। जैसे ही फंदा फंसा, सुअर अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह भागा। उसके झटके से टार्ज़न उस पेड़ की टहनी से नीचे गिर गया जहाँ वो छुपकर बैठा था और जहाँ से उसने रस्सी फेंकी थी। अपने पास किसी के गिरने की आवाज़ सुनकर वो बड़ा सुअर मुड़ा। टार्ज़न को एक आसान शिकार समझकर उसने अपना सिर नीचे किया और गुस्से में उस पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। खुशकिस्मती से टार्ज़न गिरने की चोट से बच गया। वो एक बिल्ली की तरह अपने दोनों हाथों और पैरों के बल ज़मीन पर उतरा ताकि झटके को झेल सके। वो पलक झपकते ही खड़ा हुआ और बंदरों जैसी फुर्ती दिखाते हुए उछलकर पेड़ की एक नीची डाल पर चढ़ गया। इधर सुअर होटा नीचे खड़ा बेकार में उसे ढूंढता रहा। इस घटना से टार्जन ने सीखा कि उसके इस अनोखे हथियार यानी रस्सी की क्या खूबियाँ और इसकी सीमाएं क्या हैं। इस बार तो उसने बस एक लंबी रस्सी खोई थी, लेकिन वो समझ गया था कि अगर सुअर की जगह शेरनी साबौर ने उसे इस तरह नीचे गिराया होता तो नतीजा बहुत बुरा होता। उस हालत में उसकी जान भी जा सकती थी। नई रस्सी बनाने में टार्जन को कई दिन लग गए। जब वो तैयार हो गई तो वह जानबूझकर शिकार के इरादे से निकला। वो पानी की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक बड़े पेड़ की घनी टहनियों के बीच छिपकर बैठ गया। उसके नीचे से कई छोटे जानवर गुजरे, लेकिन टार्जन ने उन्हें छोड़ दिया। उसे ऐसे छोटे शिकार नहीं चाहिए थे। उसे अपनी नई योजना को आजमाने के लिए किसी ताकतवर जानवर की तलाश थी। आखिरकार वो शिकार सामने आया जिसका टार्जन को इंतज़ार था। वो थी साबौर यानी शेरनी। उसकी चमकदार खाल के नीचे उसकी मजबूत मांसपेशियां साफ दिख रही थीं। वो बड़ी और फुर्तीली शेरनी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसके बड़े गद्देदार पंजे ज़मीन पर बिना आवाज़ किए पड़ रहे थे। वो पूरी तरह चौकन्नी थी और उसकी लंबी पूंछ धीरे धीरे लहरा रही थी। वो धीरे धीरे उसी जगह के पास पहुंच गई जहाँ टार्जन अपनी रस्सी का फंदा हाथ में लिए डाल पर दुबका बैठा था। टार्जन किसी पीतल की मूर्ति की तरह बिल्कुल शांत और स्थिर बैठा था। जैसे ही साबौर उसके नीचे से गुजरी और 2-3 कदम आगे बढ़ी, टार्जन ने वह खामोश फंदा हवा में उछाल दिया। एक पल के लिए वो फंदा उसके सिर के ऊपर किसी विशाल सांप की तरह मंडराया और जैसे ही शेरनी ने रस्सी की सरसराहट सुनकर ऊपर देखा, फंदा उसकी गर्दन में फंस गया। टार्जन ने बिजली की फुर्ती से झटका देकर फंदे को उसकी गर्दन पर कस दिया। फिर तुरंत रस्सी छोड़कर दोनों हाथों से पेड़ की टहनी को मजबूती से पकड़ लिया। साबौर फंस चुकी थी। घबराई हुई शेरनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर भागी, लेकिन टार्जन इस बार अपनी रस्सी खोना नहीं चाहता था। उसने पिछली गलतियों से सबक लिया था। शेरनी ने अभी दूसरी छलांग लगाई थी कि रस्सी उसकी गर्दन पर पूरी तरह खिंच गई।
उसका शरीर हवा में पलटा, वो ज़ोर से अपनी पीठ केवल ज़मीन पर गिरी। टार्ज़न ने रस्सी का दूसरा सिरा उस मजबूत पेड़ के तने से पहले ही कसकर बांध दिया था। अब तक उसकी योजना बिल्कुल सही रही थी, लेकिन जब उसने रस्सी पकड़ी और खुद को दो बड़ी टहनियों के बीच संभाला, तब उसे समझ आया कि असली चुनौती अब शुरू हुई है। उस ताकतवर, चीखती, चिल्लाती और पंजों से वार करती शेरनी को ऊपर खींचना और उसे पेड़ से लटकाना कोई आसान काम नहीं था। बूढ़ी साबौर का वजन बहुत ज़्यादा था। जब वो अपने विशाल पंजों को ज़मीन पर मजबूती से जमा लेती तो उसे हिला पाना हाथी तानतौर के अलावा किसी और के बस की बात नहीं थी। अब शेरनी वापस मुड़ी अब शेरनी वापस मुड़ी ताकि वह उस व्यक्ति को देख सके जिसने उसे इस मुसीबत में डाला था। गुस्से में दहाड़ते हुए वह अचानक टार्जन की ओर उछली। उसने हवा में बहुत ऊंची छलांग लगाई, लेकिन जैसे ही उसका भारी शरीर उस डाल से टकराया जहाँ टार्जन बैठा था, टार्जन वहाँ से गायब हो चुका था। टार्जन फुर्ती से उस डाल से 20 फीट ऊपर एक छोटी टहनी पर जा बैठा। एक पल के लिए साबौर उस डाल पर आधी लटकी रही और टार्जन ऊपर से उसका मजाक उड़ाने लगा। वो उसे चिढ़ाने के लिए उसके चेहरे पर छोटी टहनियाँ और लकड़ियाँ फेंकने लगा। जल्दी ही वो शेरनी वापस ज़मीन पर गिर पड़ी। टार्जन तेज़ी से रस्सी पकड़ने के लिए नीचे की ओर बढ़ा, लेकिन तब तक साबौर को समझ आ गया था कि उसे महज एक पतली रस्सी ने बांध रखा है। इससे पहले कि टार्जन दोबारा फंदा कस पाता, शेरनी ने अपने मजबूत जबड़ों से उस रस्सी को काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। टार्जन को बहुत दुख हुआ। उसकी इतनी मेहनत से बनाई गई योजना बेकार हो गई थी। वो वहीं बैठा रहा और नीचे दहाड़ती हुई शेरनी पर चिल्लाकर और अजीब अजीब मुंह बनाकर उसका मजाक उड़ाता रहा। साबार घंटों तक पेड़ के नीचे चक्कर काटती रही। उसने 4 बार टार्जन पर झपट्टा मारा, जो ऊपर टहनियों पर मज़े से नाच रहा था। लेकिन टार्जन इतना फुर्तीला था कि साबौर के लिए उसे पकड़ना वैसा ही था जैसे बहती हवा को पकड़ने की कोशिश करना। आखिरकार टार्जन इस खेल से ऊब गया। उसने आखिरी बार उसे चुनौती देते हुए एक ज़ोरदार दहाड़ मारी और एक पका हुआ फल पूरे निशाने के साथ शेरनी के चेहरे पर दे मारा। फल शेरनी के चेहरे पर लगकर बुरी तरह पिचक गया। इसके बाद टार्जन पेड़ों की ऊंची टहनियों के सहारे ज़मीन से 100 फीट ऊपर झूलते हुए तेज़ी से वहाँ से निकल गया और कुछ ही देर में अपने कबीले के पास पहुँच गया। वहाँ पहुँचकर उसने अपने इस कारनामे की कहानी इतने गर्व और भरोसे के साथ सुनाई कि उसके दुश्मन भी दंग रह गए। अपनी माँ खाला को तो जैसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। वो खुशी और गर्व से फूली नहीं समा रही थी। तो चलिए दोस्तों, टार्जन के इस दूसरे भाग को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके तीसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।